वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर आज लेके आया हूँ आज साइंस का एकदम बेहतरीन और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। दोस्तों ये आपके स्टैंडर्ड का है, 9th क्लास का है। और ऐसा नहीं कि 9th क्लास को ही कवर करेगा, ये पूरी साइंस को कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, टॉपिक का नाम है वर्क एंड एनर्जी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों ये हिंदी का टॉपिक है, कार्य और ऊर्जा मतलब हिंदी में इसका नाम है। ठीक है लेकिन ये साइंस का टॉपिक है। आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिरकार वर्क क्या होता है, कार्य किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी, और क्या कंडीशन है कि जब हम कहेंगे कि हाँ कोई कार्य हुआ है, और कब हम कहें कोई कार्य नहीं हुआ है। वर्क हुआ है या नहीं हुआ है उसकी एक प्रॉपर कंडीशन होती है। ठीक है, आज हम इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन पे भी आएंगे कि कब हम कहेंगे कि वर्क पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, और कब हमारा वर्क जीरो है। ठीक है, साथ में आज हम बात करेंगे कि एनर्जी आखिरकार ऊर्जा होती क्या है, उसके टाइप क्या होते हैं। वैसे आपने बहुत सारे टाइप पढ़ा है, लेकिन आज हम अपने साइंस में बेसिकली 2 टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में अगर टाइम बचा तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले होता है वर्क। वर्क की कंडीशन मैं आपको बता दूं कि कंडीशन होती है वर्क की 2। देखिए कंडीशन फॉर वर्क डन। दोस्तों देखिए 2 कंडीशन हमारी। पहली क्या है, इफ फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड। दोस्तों अगर आपने कोई कार्य करने के लिए ताकत ही नहीं लगाई, मींस दैट फोर्स नहीं लगाई, तो दोस्तों को कोई वर्क होगा ही नहीं। आप मेंटल फोर्स लगाइए या फिजिकल फोर्स लगाइए या कोई मशीन की फोर्स लगाइए, लेकिन जब तक आपने कोई कार्य करने के लिए फोर्स नहीं लगाया तो उसमें कोई वर्क नहीं होता। ये हमारा साइंस कहता है। ठीक है, और दोस्तों सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर आपने फोर्स लगाया है उसके साथ में डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी प्रेजेंट। दोस्तों अगर आपने कोई फोर्स लगाया है तो वो ऑब्जेक्ट जो है पोजीशन ए पे है, और फोर्स लगाने के बाद वो पोजीशन बी पे मूव करना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करना चाहिए। अगर वो पोजीशन मूव चेंज नहीं करता है तो दोस्तों हम कहेंगे कि हमारा फोर्स नहीं है, जीरो फोर्स हुआ है उसने। ठीक है, वर्क डन में हमारा जीरो होता है। दोस्तों यही जो 2 कंडीशन है हमारी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं 2 वजह से वर्क डन की एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है, इसको हम कहते हैं W = F.S, वेयर F इज फोर्स एंड S इज डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे डॉट बोला है। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, वो डॉट प्रोडक्ट है। आपने मैथ्स चैप्टर में इसको जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। जो यहाँ पे क्रॉस आता है वहां पे साइन थीटा आता है, और जहां पे डॉट प्रोडक्ट आता है वहां पे आता है हमारा कॉस थीटा, FS कॉस थीटा। दोस्तों ये होगी इसके प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन या मैथमेटिकल फॉर्मूला, FS cos थीटा। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हम कब कहेंगे कि कोई वर्क डन पॉजिटिव है या कोई वर्क डन नेगेटिव है। दोस्तों देखिए कैसे कहेंगे। अब यहाँ हमारा डिपेंड करता है थीटा पे। ठीक है, अगर आपने ये cos थीटा का अगर आपने ग्राफ देखा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, दोस्तों वो कैसा होता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ग्राफ, वो दोस्तों इस प्रकार से होता है। ये यहाँ से लाइन आती है, ये बनता है। ठीक है, ये ऐसे रखें, यहां से नेगेटिव यहां से पॉजिटिव। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कॉस ये थीटा जो है जब ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, जिसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। ठीक है, लेस देन 90 वाला एक्यूट एंगल कहेंगे। तो दोस्तों ये जो वर्क डन होगा वो यहाँ बनाता हूं, जो वर्क डन होगा वो दोस्तों होता है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि थीटा क्या है उस टाइम पॉजिटिव है। जब थीटा पॉजिटिव होगा दोस्तों 0 से 90 डिग्री तक, तो वो वर्क डन हमारा कहलाएगा पॉजिटिव। जब ये 0 हो जाएगा मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, तो दोस्तों ये वर्क डन हो जाएगा हमारा 0। वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0 वर्क डन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 दोस्तों जी 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये π/2 जहां पे होगा ये तो 0 पे हो गया ये। तो जब 90 डिग्री होगा थीटा तो cos 90 0, तो वर्क डन पूरा 0 हो जाएगा हमारा। अब जब दोस्तों ये 90 से 180 के बीच में रेंज करेगा, 90 से लेकर ये 180 के बीच में रेंज करेगा, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन नेगेटिव।
ठीक है, इसी चीज समझ में आई क्यों? क्योंकि जब देखिए 90 से लेकर वापस ये 180 पे जा रहा है, 90 से लेकर वापस 180 पे जा रहा है, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई आपको? आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि वर्क और डिस्प्लेसमेंट जब साथ में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम ये कहेंगे। अब ये तो हो गया मैथमेटिकल तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं ये कि डायग्राम से हम कैसे समझेंगे इसको, ठीक है, डायग्राम समझने की दोस्तों आपको ये चीज करना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा रखा हुआ है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये राम है, ठीक, इसने यहाँ पे क्या किया? इसको फोर्स किया। ये ऑब्जेक्ट है O, ठीक है, इसने इसको लगाया फोर्स यहाँ पे, ठीक है, फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। और दोस्तों ये चाहता है कि हमारा ऑब्जेक्ट हो वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो S, मतलब इस डायरेक्शन में। और दोस्तों जो डिस्प्लेसमेंट है वो पैरेलल हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो F है उसका S के साथ थीटा डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों इसका रीजन। अब दोस्तों देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कब कहलाता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्थान से आगे की तरफ मूव कर रहा है, मींस दैट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस, हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड की है, इन द सेम डायरेक्शन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हैपेंड, देन इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट द वर्क डन इज इन पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है। अब when we did say that the work is negative, when कब? जब ये यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रही है, इसको हम कहते हैं Fr, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रही है, इसको मूवमेंट नहीं कर रही है, या आप ये ताकत लगा रहे हो, यहाँ फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, लेकिन उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ प्रेजेंट है, तो उस टाइम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन हुआ है, ठीक है। अब हम कब कहेंगे कि जीरो वर्क डन हुआ है? दोस्तों जीरो वर्क डन कब होता है? जब यही राम, ये राम है, यही कोई ऑब्जेक्ट लेके अपने सर पे या अपने हाथ पे लेके खड़ा रहे, बस खड़ा रहे, मूवमेंट ना करे, लेकिन उसने ताकत उठाई है। हमारा साइंस यही कह रहा है कि उसने कोई ऑब्जेक्ट को उठा के अपने पास रखा है, मींस दैट ये मार्कर मैंने अपने हाथ में लेके खड़ा हूं बस, तो मेरे को ताकत लग रही है मार्कर उठाने में, ऑब्जेक्ट उठाने में ताकत लग रही है, लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं इसका, ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम कहेंगे W जो है वो F डॉट S है ना, S ही जीरो है यहाँ पे। जब S जीरो हो गया तो फोर्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगी, तो वर्क डन हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। मींस आप देख सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी कोई वर्क डन होगा। आप फोर्स लगाते रहिए। जो स्टार्टिंग मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी वो यही थी, ठीक है। तो वो दो कंडीशन के अनुसार ही वर्क डन के आपके तीन कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एनर्जी मतलब ऊर्जा के ऊपर और इसके टाइप, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। देखिए वैसे तो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, मतलब कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं एनर्जी, और उसको क्या कहते हैं? एनर्जी को हिंदी में हम कहते हैं ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी का ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। वैसे देखिए जो हमारी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसे कहते हैं? जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो दोस्तों है सूर्य, दैट इज सन। सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके सन रेज से हम मतलब कन्वर्ट करते हैं उसके सन रेज को डिफरेंट फॉर्म के एनर्जी। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमारी वहां से मतलब सन रेज आती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी हम स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वेव के फॉर्म में वो उसको स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारा सोलर पैनल हो गया। फिर हम उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में हम उसको विंडमिल के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है हमारी। अब हम बात करने वाले हैं क्या कि मेन टाइप ऑफ एनर्जी क्या है हमारी। दोस्तों मेन टाइप ऑफ एनर्जी दो है, जिसमें ये जो हमारा टॉपिक है मींस हमारे स्टैंडर्ड में जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं उस पे दोस्तों मेन टाइप ऑफ एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और साथ में दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। देखिए दो हमारी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है या बॉडी का, ठीक है, ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी हो रही है। मोशन, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या एक पोजीशन दूसरी पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसमें उस टाइम पे जो एनर्जी वो यूज करती है या एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एनर्जी देखिए दो चीज में होती है, चाहे तो हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एनर्जी दे रहे हैं या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एनर्जी ले रहे हैं,
ठीक है, वो दोनों होता है। तो उस टाइम पर्टिकुलर बॉडी एक एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, एनर्जी को एक्सप्लॉइट करती है, तो वो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ड्यू टू वर्च्यू ऑफ हाइट। दोस्तों पोटेंशियल होता है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ द हाइट। जितनी टॉप पे एक बॉडी होती है, हाइट बॉडी होती है, उसकी उतनी हाइट की वजह से उसका उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर कोई बॉडी ग्राउंड लेवल पे है तो ग्राउंड लेवल से उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और जितनी ज्यादा हाइट होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, इसको हम कहते हैं के, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो होता है हाफ mv²। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, m क्या है? वो होता है मास, जितना उसकी बॉडी का मास है, साथ में इसका v क्या है? वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब टाइम के अनुसार में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसने कितना दूरी तय की, तो वो होता है वेलोसिटी। दोस्तों स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग चीज है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज है, उसको मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, वेयर m इज नोन एज मास, ये मास है। g क्या है? g होता है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन। ठीक है, और मीटर, न्यूटन मीटर। दोस्तों ये ऐसे आखिरकार ये है क्या? ये g है, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था? वो स्पीड। मतलब ये दोनों आपस से इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे g क्या है? इसको हम केवल बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। और h एज स्टैंड फॉर हाइट, मींस दैट आप देख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस दैट जितना हाइट है उतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो दोस्तों हो गया ये फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे वो आपस में एक रिलेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, दोस्तों ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 केसेस कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारे टॉप है। ठीक है, ये टॉप पोजीशन है, T से टॉप, और ये क्या है? ग्राउंड है, G से ग्राउंड है। अब दोस्तों हमारे पास 3 केसेस होंगे। ठीक है, 3 केसेस होंगे। अब केस नंबर 1 में क्या होगा? एक हमारे पास बॉल है। ठीक है, बॉल है, इसको हम कहेंगे बॉल, BA है। ठीक है, ये दोस्तों ग्राउंड से लेकर टॉप पोजीशन, ये TOP है। ठीक है, ग्राउंड से लेकर टॉप पोजीशन की जो हाइट है दोस्तों वो होगी h। ठीक, h होगी। अब हमारे पास 2 चीज है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों देखिए होगा क्या कि अब जब भी हमारी बॉल हाइट पे रखी हुई है, मींस दैट ग्राउंड से हाइट पे है, h हाइट पे है, लेकिन वो क्या है? वहां पे स्टैटिक पोजीशन पे है, वो वहां पे मूवमेंट उसका नहीं हो रहा है ना, वहां पे वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक की वजह से क्या होगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है, क्यों? क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या था? mgh। देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे v है, v मींस पोटेंशियल, v मींस वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बॉल क्या है? टॉप पे फिक्स रखी है, स्टैटिक पोजीशन पे चेंज नहीं हुई है, तो दोस्तों कोई वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी टॉप पे क्या होगी? 0 होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से, mgh पोटेंशियल हाइट की वजह से, ये हाइट है, हाइट की वजह से जितनी ज्यादा हाइट होगी तो उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्स होगी, मींस दैट मैक्सिमम होगी। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो टॉप पोजीशन पे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। अगर बॉल अब यहां से गिर बॉल यहां से गिर गई, अभी रास्ते में है, अगर हम ये केस नंबर 1 था, अब केस नंबर 2 है, अब बॉल क्या है? रास्ते में है। ठीक है, अब रास्ते में क्या होगा? अब देखिए यहां ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन I, अब इसकी फाइनल पोजीशन मान लेते हैं हम, यहाँ पे F मींस दैट फाइनल पोजीशन, मींस दैट इसकी पोजीशन अब चेंज हो रही है, इनिशियल से फाइनल पर आ रही है, मींस दैट उसकी पोजीशन, मींस दैट उसके मोशन चेंज हो रहा है, मींस दैट उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मींस दैट पहले यहां थी अब वो यहां आ गई, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दोस्तों वेलोसिटी भी तो चेंज होगी ना, डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ टाइम भी लगा होगा डिस्प्लेसमेंट होने में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी भी कुछ न कुछ बनी होगी।
ठीक है, तो मींस दैट अब काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। कैसे, यहाँ पे जीरो थी, कुछ वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे धीरे आएगी नीचे आएगी तो ये पोजीशन क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी, यहां तक थी हाइट h, लेकिन अब क्या हो जाएगी, यहां तक हो जाएगी h डैश। ठीक है यहां तक h थी, यहां तक क्या हो गया, h डैश हो गया। मींस दैट हाइट क्या हो गई, कम हो गई, और जैसे हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो क्या है वो h के प्रोपोर्शनल में है। हाइट कम तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम, तो यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम मतलब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में यहाँ पे बॉल आ गई है। अब थर्ड कंडीशन में क्या होगा, जैसे बॉल यहाँ पे स्टैटिक थी, सेम वे में बॉल यहाँ भी क्या हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी। ठीक है, जब बॉल यहाँ पे स्टैटिक हो जाएगी तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी फिर से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इसका, तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कैसे, जब यहाँ पे स्टैटिक हो गए तो यहाँ से मोशन यहाँ होगा, लेकिन अब यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है इसका, अब मूवमेंट ना यहाँ बस केवल स्टैटिक कुछ नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या होगी, नहीं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव और मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि इसका इनिशियल से लेकर अब फाइनल पोजीशन यहाँ है और ज्यादा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अरे पोटेंशियल हमारी जीरो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे जो हाइट है वो हाइट क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे आ गए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में क्या मैंने 3 केस बताया है और वो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे वो आया है। अगर आपको समझ में आए दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आए, तो आप अपने फ्रेंड्स में इस लेक्चर का जो लिंक है वो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।